चैप्टर 35 संभाव। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वन्या मानव के कहे अनुसार न्यूयॉर्क पहुंच गई थी। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर खड़े होकर उसने खुद से कहा, यहाँ आकर इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कोई तो है यहाँ जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। फिर अपना सर झटक कर वन्या ने कहा, तू भी क्या सोच रही है वन्या, ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करने आई है उस पर फोकस कर। वन्या फिर एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया की तरफ चली गई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए मानव को फोन मिलाया और कहा, अब यहाँ से कहाँ जाओ। मानव लैपटॉप देखते हुए, अभी 10 मिनट में एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी आएगी, उस पर ग्रीन फ्लैग होगा, उसमें बैठ जाओ, वो तुझे वहां पहुंचा देगी जहां इस वक्त सताक्षी है। वन्या कॉल कट होने के बाद एयरपोर्ट के बाहर तरफ चल दी। वहां काफी सारे लोग बोर्ड लेकर अपने अपने रिश्तेदारों के इंतजार में खड़े थे। वन्या उस भीड़ से निकलकर आगे की ओर चल पड़ी। दूर उसे वही हरी झंडी वाली गाड़ी आती दिखती है। वन्या उस टैक्सी में बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक बड़े से बंगले को आगे छोड़ा जिसका नाम था संभव, जहां 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स उस बंगले की सुरक्षा में तैनात थे। उस वाइट बंगले के आगे ना जाने कितनी ही महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। एक बड़ा सा बगीचा जिसमें हर तरह के फूल थे, वो उस बंगले की शोभा और बढ़ा रहे थे। वन्या गेट के अंदर जाने लगी कि बाहर के बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक दिया। वन्या ने बड़े विनम्र तरीके से कहा, मुझे सताक्षी वालिया से मिलना है। ये वन्या ने अंग्रेजी में कहा था। उसे लगा यहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते होंगे। बॉडीगार्ड ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपने साथियों को कुछ इशारा किया। एक बॉडीगार्ड ने आकर कहा, वन्या से आप गलत एड्रेस पर आ गई है, यहाँ कोई सताक्षी वालिया नहीं रहती है। वन्या हैरान होते हुए थोड़ी तेज आवाज में, आप हिंदी बोल सकते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स ये सुन वन्या को ऐसे देखने लगे मानो किसी एलियन को देख लिया हो। सभी यही सोच रहे हैं कि ये लड़की हैरान इस बात पर है कि हम लोग हिंदी समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन इस बात पर नहीं कि वो इतनी दूर का सफ़र तय करके गलत एड्रेस पर आ गई है। दरअसल सभी बॉडीगार्ड्स ऐसा इसीलिए सोच रहे थे क्योंकि ये बंगला न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ा दूर था, एक सुनसान रास्ते पर, और वन्या के हाथ में सामान भी था। सभी समझ गए यहाँ की नहीं है, कहीं और से आई है। वन्या ने सबको खुद को देखते देखा तो कहा, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे पता है सताक्षी अंदर है और उसी ने आपको सबको मना किया है मुझे अंदर ना भेजने के लिए। वो बॉडीगार्ड, आप गलत समझ रही है, यहाँ कोई सताक्षी नहीं है, ये बंगला मिस्टर बलदेव सिंह अरोड़ा है। बॉडीगार्ड वन्या को मना करता रहा और वन्या जिद पर अड़ी रही। सारे बॉडीगार्ड्स परेशान हो गए थे। ये लड़की न तो जा रही थी और ना ही उनकी मान रही थी। वन्या ने बंगले के मालिक का नाम सुनने के बाद भी जिद पर अड़ गई थी। एक बार तो वो इस बंगले के अंदर जाकर देखेगी जरूर, चाहे यहाँ सताक्षी हो या नहीं। वन्या को वो बंगला कुछ ज्यादा आकर्षित कर रहा था, इसलिए अब उसने अंदर जाना तय करा, सीधे तरीके से नहीं तो उल्टे तरीके से। वन्या मन ही मन बोलते हुए मुझ पर हमला करवा कर खुद इन हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स के पीछे छुप गई। रुक तू, आज तुझे दिखाती हूँ तूने किससे पंगा लिया है। वन्या एक्टिंग करते हुए थोड़ी बहस करने के बाद बॉडीगार्ड से फिर उदास सा चेहरा बनाकर अपने सूटकेस लेकर जाने लगी। सभी बॉडीगार्ड्स की जान में जान आई। आखिरकार उन्हें इस बल से छुट्टी मिली। 15 मिनट में ही उन सबको एक 40 किलो वाली लड़की ने पका दिया था। सभी बॉडीगार्ड्स वापस अपनी जगह पर चले गए अपना पासीना पोंछकर। वन्या थोड़ा सा आगे जाते ही एकदम से पीछे मुड़ी और मेन गेट पर 2 खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ भागकर गई और उनकी आंखों में मिट्टी झोंककर अंदर भाग गई। सभी बॉडीगार्ड फिर से हरकत में आ गए। सभी वन्या को पकड़ने के लिए भागे। वन्या ने अपने पीछे आते एक बॉडीगार्ड को देखा जो उसे पकड़ने ही वाला था कि वन्या ने उसके पैर पर वो भारी सूटकेस मारा और गार्डन की तरफ भाग गई। अंदर वो बूढ़ा आदमी बलदेव जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे कमल उनका दाहिना हाथ खड़ा था। सामने सीसीटीवी चल रहा था बंगले के बाहर का, जहां वन्या बॉडीगार्ड्स के हाथ नहीं आ रही थी। जैसे ही कोई बॉडीगार्ड वन्या को पकड़ने लगता है, वन्या गार्डन की मिट्टी उन पर फेंक देती, कभी पानी का फुहारा मार देती तो कभी खुद के मुंह से उन पर वार करती। सभी बॉडीगार्ड्स की हालत खस्ता हो गई थी। एक लड़की ने आज उन्हें अच्छा नाच नचा दिया था।
बलदेव जी ये सब देखा जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। कमल ने ये सब देखा और सर झुकाकर कहा, बॉस वो लड़की हमारे बॉडीगार्ड्स के हाथ नहीं आ रही। पूरा गार्डन उसने तहस नहस कर दिया और आप मुस्कुरा रहे हैं। बलदेव जी जिनके चेहरे पर मुस्कान थी, कमल की बात सुन उन्होंने रोबदार आवाज में कहा, कमल वो कोई मामूली लड़की नहीं, हमारी दुनिया की मालकिन है। और जिस गार्डन को उसने तहस नहस किया है, कल खुद ही उस गार्डन को संवारेंगी। और मैं इसलिए हंस रहा था, जिसके आने भर से इन दीवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोचो जब वो अपने तख्त पर बैठेगी तब क्या होगा। बाहर वन्या भागते भागते बंगले के मेन गेट पर पहुंच गई। वो भागकर अंदर गई और एक जगह को देखकर रुक गई। वन्या बड़े ध्यान से एक पेंटिंग को देख रही थी। उस पेंटिंग में उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो पेंटिंग होकर भी नहीं थी और नहीं होकर भी थी। वन्या उस पेंटिंग को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें कुछ ढूंढ रही हो। तभी बाहर से 4-5 और बॉडीगार्ड अंदर की तरफ भागते हुए आए वन्या को पकड़ने के लिए। वो लोग वन्या को पकड़ पाते उससे पहले ही उनके कानों में एक गुस्से भरी और रोबदार आवाज आई, खबरदार अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। बॉडीगार्ड समझ गए ये चेतावनी उनको ही दी जा रही है। वो लोग 4-4 कदम पीछे होकर सर झुकाकर खड़े हो गए। वन्या ने भी ये आवाज सुनी और ऊपर की तरफ देखा जहां से बलदेव जी अपनी छड़ी के साथ आ रहे थे और उनके पीछे कमल चल रहा था। वन्या ने बलदेव जी के चेहरे पर इस उम्र में भी एक अलग तेज देखा। वो इस उम्र में भी जोश से भरे हुए और बड़े रोबदार लग रहे थे। बलदेव जी ने वन्या को देख मुस्कुराते हुए कहा, आओ अंदर आओ, सब तुम्हारा ही है। वन्या कंफ्यूज होते हुए, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ये सब बोलते हुए वन्या इधर उधर देखे जा रही थी जैसे पूरे घर को देखने के साथ साथ किसी की तलाश भी कर रही हो। बलदेव जी ने वन्या की नज़रों को समझकर कहा, जिसकी तुम तलाश कर रही हो वो यही है, जो तुम्हें यहाँ खींच लाया है वो भी यही है। अब तुम देखो तुम्हें आगे क्या करना है। वन्या एक बार फिर से उन बातों को सुन भ्रमित हो गई। वन्या को बलदेव जी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो दोबारा कुछ पूछने ही वाली थी कि उसे कुछ आवाज आई। बलदेव जी मुस्कुराते हुए वन्या के पास आए और उसके सर पर हाथ रख बंगले से बाहर चले गए। इसी के साथ सारे बॉडीगार्ड भी चले गए। वन्या उस आवाज को समझते हुए अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाने लगी। आखिरी में उसकी ये तलाश एक कमरे के आगे खत्म हुई जहां से वो आवाज आ रही थी। वन्या ने बिना दस्तक दिए ही दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखा, वन्या के पाँव जमीन में गड़ गए। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अंदर समक्ष और सताक्षी थे। समक्ष इस वक्त एक तौलिया में खड़ा था और सताक्षी ने लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट थी। कमरे में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था और सताक्षी समक्ष को किस करने जा रही थी। ये सीन देख वन्या की आंखों से एक बार फिर आंसू बह गए। तभी समक्ष की नज़र वन्या पर पड़ी और उसको यहाँ देख समक्ष बिल्कुल शॉक हो गया। ऊपर से उसे रोता देख समक्ष और ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। फिर उसने अपनी और कमरे की हालत देखी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्यों वन्या रो रही हैं। उसने फिर एक बार उन दोनों को इस हालत में देख लिया है। एक बार फिर से वो कुछ गलत सोच रही है। वही सताक्षी खड़ी मुस्कुरा रही थी जैसे उसका एक बार फिर प्लान कामयाब हो गया हो। वही वन्या को इतना गुस्सा आया कि उसके पैर कांपने लगे। उसने जाकर सताक्षी को बांह से खींचकर समक्ष से दूर किया और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। इसी के साथ एक और थप्पड़ की आवाज आई। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ। चैप्टर 36 आई वॉन्ट डिवोर्स। वन्या ने जब समक्ष और सताक्षी को फिर से एक साथ देखा तो उसका गुस्सा उस पर हावी होने लगा। वो अपने होश में नहीं रही। वो दिन रात समक्ष की फिक्र में दिल ही दिल में आधी होती जा रही थी। उसे हर वक्त बस समक्ष का ख्याल रहता था कि वो उसे क्यों छोड़ गया। क्या ऐसी बात हो गई कि खुशियों का वादा करने वाला आज उससे दर्द में छोड़ गया था। वन्या ने बहुत कोशिश की वो अपने दिल और दिमाग से समक्ष की यादों को मिटा दे। उसे नहीं याद आना चाहिए समक्ष। जब उसे मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों याद करूं, क्यों फिक्र करूं। ऐसे कही वन्या का दिमाग उसके दिल से पूछ रहा था। उसकी माँ ने कहा था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए उसे कदम बढ़ाने होंगे।
लेकिन अब जब उसने उस रात कदम बढ़ाया, समक्ष के करीब गई तो क्या हुआ? नज़दीकियों का तो पता नहीं, लेकिन दूरियां जरूर बढ़ गई उस रात के बाद। यहाँ समक्ष सबसे बेफिक्र होकर सताक्षी के साथ जिंदगी खुलकर जी रहा है और वहाँ वन्या घुट घुट कर जी रही है। उसने कितने कॉल करे थे समक्ष को, लेकिन समक्ष अपनी इस दुनिया में ऐसा गुम हुआ कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहा। शायद समक्ष ने उस दिन इसी के लिए वन्या पर इल्जाम लगाया था, ताकि उसे वन्या से छुटकारा मिल जाए। शायद उसे अभी इस शादी में नहीं रहना। वन्या ने जो उस रात समक्ष के बारे सोचा था वो सही था, एकदम सही था। वन्या ने सताक्षी और समक्ष को एक साथ देख इतना गुस्सा आया कि उसके पैर कांपने लगे। उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था खड़ा होना भी। ऊपर से सताक्षी की मुस्कान उसके गुस्से को और भड़का रही थी, जैसी उसकी मुस्कान कह रही हो वो जीत गई, वो सफल हो गई हो उसकी शादी तोड़ने में। वन्या का जब गुस्सा सर चढ़ा गया तो वन्या अंदर आई और सताक्षी को बाजू से खींचकर समक्ष से दूर किया और एक खींचकर थप्पड़ सताक्षी के गाल पर मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे रूम में सुनाई दी। सताक्षी का चेहरा एक तरफ झुक गया। सताक्षी ने जब दोबारा अपना चेहरा उठाया तो दोबारा एक थप्पड़ उसके उसी गाल पर पड़ा। सताक्षी का चेहरा फिर से झुक गया। सताक्षी ने ये कभी नहीं सोचा था कि वन्या उसे समक्ष के सामने थप्पड़ मार देगी। सताक्षी को अब गुस्सा आने लगा। सताक्षी का पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। वही समक्ष तो अपनी बीवी का ये रूप देखकर शौक रह गया था। ना जाने उसकी किटन कब बड़ी हो गई और पूरी बिल्ली बन गई। सिर्फ बिल्ली नहीं बल्कि खूंखार बिल्ली, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। वन्या अभी भी गहरी सांसें लेती हुई सताक्षी को देखे जा रही थी। जैसे 2 थप्पड़ मारने के बाद भी वन्या का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसका बस चलता है तो वो सताक्षी को थप्पड़ मार मार कर सीधा कर देती। सताक्षी को अभी भी उसके किए की सजा नहीं मिली थी वन्या की नज़रों में। अभी तो ये शुरुआत थी। सताक्षी को भी गुस्सा आ गया, वन्या की हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। सताक्षी ने 2 मिनट बाद अपना चेहरा ऊपर करा और वन्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, यू ब्लडी। वन्या ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर और मुड़कर वापस उसकी पीठ लगा दिया। सताक्षी दर्द से चिल्लाने लगी। जितना सताक्षी चीख रही थी वन्या की ग्रिप उतनी ही टाइट होती जा रही थी सताक्षी के हाथ पर। सताक्षी को सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसने दर्द से रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो वन्या, समक्ष हेल्प करो मेरी, ये लड़की पागल हो गई है, प्लीज समक्ष बचाओ। समक्ष सताक्षी की मदद क्या करता, वो खुद वन्या का ये रूप मुंह खोलकर देख रहा था। वह जान गया था आज उसकी वन्या उसे भी नहीं बख्शेगी। उसने बीच में आना सही नहीं समझा, लेकिन सताक्षी को दर्द से चिल्लाते देख उसने कहा, वन्या ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे। वन्या ने समक्ष की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा और थोड़ी देर बाद सताक्षी को हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। सताक्षी के हाथ पर लाल निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वन्या की पकड़ सताक्षी पर कितनी मजबूत थी। सताक्षी ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, तुम पागल हो गई क्या समझ। वन्या गहरी आवाज में, बस चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के करीब जाने की, वो भी एक बार नहीं बार बार। सताक्षी गुस्से में, तुम्हारा पति मेरे करीब खुद आया था, ये इजाजत उसने मुझे दी है। वन्या ये सुनकर हैरान हो गई और उसने समक्ष की तरफ देखा जो एक्सप्रेशनलेस खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी जैसे इस बात की गवाही दे रही थी ये सब सच है। वन्या का ये सुन दर्द हुआ, पता नहीं क्यों। उसने रोते हुए समक्ष की शर्ट पकड़कर कहा, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या हो गया है आपको, चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो। समक्ष ने वन्या के हाथ पकड़कर अपनी शर्ट से अलग करे और थोड़ी देर वन्या की आंखों में देखकर कहा, आई वॉन्ट डिवोर्स। वन्या ये सुन पीछे हट गई, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वही सताक्षी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वन्या ने दोनों को देखा और रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। अब उसे सब साफ साफ समझ आ गया था। वन्या भागते हुए नीचे गई और घर से बाहर जाने लगी। तभी उसके कानों में बलदेव जी की आवाज आई जो कह रहे थे, इस वक्त कहाँ जा रही हो, बाहर रात होने वाली है। वन्या अपने आंसू पोंछते हुए, वही वापस जा रही हूँ जहाँ से आई थी, जिन सवालों की तलाश में आई थी उससे दुगने जवाब लेकर जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है।
बलदेव जी वन्या की बात सुन उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ सोफे पर बैठाते हुए कहा, जिन अपनों को खोज रही हो वो सब वक्त पर मिल जाएंगे। तुम कभी हिम्मत नहीं हारती, न तो आज भी मत हारो, जाओ सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। वन्या बलदेव जी बात सुन एकटक उन्हें देखने लगी। बलदेव जी ने फिर कहा, यहाँ आई खाली हाथ हो लेकिन अपने साथ लेकर बहुत कुछ जाओगी, जाओ सो जाओ। वन्या भी बिना कुछ कहे एक कमरे में चली गई। वन्या को जाते देख बलदेव जी ने कहा, जिस जंग की तुम शुरुआत करने जा रही हो वो तुम पर बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है, इसे मैं क्या कोई भी नहीं बदल सकता। वही वन्या थोड़ी देर रोने के बाद मानव को फोन करके कहा, कल की तैयारी करो, समक्ष मिल गया है, बस गिरफ्त में लेना रह गया है, सुधीर सर को भी इस बात की जानकारी दे दो। ये कहकर वन्या ने कॉल कट करके कहा, अब आज से हमारे बीच बस एक रिश्ता है, समक्ष सचदेवा, और वो है बदले का। ये कहकर वन्या ने अपनी आंखें बंद करी। वही किसी ने वन्या की ये बात रिकॉर्ड करके किसी को भेज दी। समक्ष अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। सारे दोस्त गुस्से में बैठे थे। निमित और अर्पित ने तो खूब डांट लगाई थी समक्ष को, लेकिन समक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। निमित गुस्से में, तू हम सबको बिना बताए न्यूयॉर्क चला गया, ऊपर से तू भाभी को तलाक देना चाहता है, पागल हो गया है तू। तुझे पता भी है भाभी का क्या हाल हुआ है तेरे बिना। समक्ष ने कहा, मैंने अपना फैसला ले लिया है, अब ये होकर रहेगा। समक्ष के सामने सताक्षी बैठी ये सब सुन रही थी। उसने वीडियो कॉल पर आकर कहा, समक्ष ने सही निर्णय लिया है, वो लड़की वैसे भी समक्ष के पैसे के पीछे पड़ी है, देखना तलाक में कितनी एलमोनी मांगेगी। तापस गुस्से में, तुम तो हमें बताओ ही मत, अगर भाभी समक्ष के पैसे के पीछे होती तो वो उसी की कंपनी में जॉब ना कर रही होती। निमित, और कौन से पैसे जिनके बारे भाभी को पता तक नहीं। सताक्षी, मतलब। अर्पित गुस्से में, मतलब तुम ना ही जानो तो बेहतर है, तुम अपने मतलब से मतलब रखो। ये कहकर अर्पित ने कॉल कट कर दिया। जीवन ने सब सुनकर कहा, समक्ष का दिमाग इस सताक्षी ने खराब कर दिया है। उससे समझ नहीं आ रहा है वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। वही सताक्षी गुस्से में अपने मन में बोली, एक बार वन्या रास्ते से हट जाए और मैं मिसेज सचदेवा बन जाऊं, फिर उसके ये निहायती घटिया दोस्तों को ऐसे कोने में फेंकूंगी कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं हुआ। इन सबके बाद एक नई सुबह हुई जहां वन्या अपने फर्ज के खातिर समक्ष और उसके रिश्ते को कुर्बान करने वाली थी। पर सवाल ये था, क्या इस कुर्बानी के बाद वन्या खुद को बचा पाएगी। अगला दिन, जहां समक्ष और वन्या एक कार में जा रहे थे, वो लोग इंडिया आ चुके थे। समक्ष और वन्या की गाड़ी के पीछे 3 और कारें थी जो उन लोगों का पीछा कर रही थी। समक्ष अपने फोन में एक मैसेज करते हुए वन्या से कहा, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी वन्या ने नम आंखों से समक्ष को देखा और एक इंजेक्शन समक्ष के गले पर लगा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि समक्ष को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसका सर एक तरफ झूल गया। वन्या ने समक्ष को देखा जिसकी आंखें बंद थी। उसने सॉरी कहा और उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। फिर उन हथकड़ियों को देखकर कहा, जब तुम उठोगे तब मेरा एक नया रूप देखोगे। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।